हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने टेली कम्युनिकेशन और उसके प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम मुख्यतः 3 भाग होते हैं। इसमें जब हम लोग कोई भी डेटा का एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो उसमें 3 भाग देखने को मिलते हैं। जहां पर हमारा डेटा भेजा जाता है, जो रिसीव होता है उसे रिसीवर कहते हैं, भेजने वाला सेंडर कहलाता है, और उन दोनों के मध्य कोई ना कोई माध्यम होता है, वो माध्यम डेटा संचरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग मोबाइल में वार्तालाप कर रहे हैं एक दूसरे से, तो हम मोबाइल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह अपनी आवाज़ को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उनके बीच में जो डेटा संचरण है वो कोई ना कोई जियो या कोई और नेटवर्क स्थापित करता है, जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे पर बात करते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं। ट्रांसमीटर अथवा सेंडर डेटा कम्युनिकेशन व्यवस्था का वह भाग जो डेटा को प्रसारित करता है ट्रांसमीटर कहलाता है। संचार माध्यम का कार्य डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित करना है। संचार माध्यम को संचार लिंक, संचार चैनल अथवा संचार लाइन भी कहा जाता है। संचार माध्यम अनेक हैं, जैसे टेलीफोन लाइन, केबल फाइबर, ऑप्टिक माइक्रोवेव सर्किट, सैटेलाइट आदि। तीसरा भाग रिसीवर डेटा संचार व्यवस्था का वह भाग जो ट्रांसमीटर से प्रसारित किया हुआ डेटा प्राप्त करता है, रिसीवर कहलाता है। डेटा संचार प्रक्रिया को अतिरिक्त सहायता एवं गति प्रदान करने के लिए कुछ युक्तियाँ जुड़ी हुई होती हैं, जैसे मल्टीप्लेक्सर, मॉडेम, डेटा कंस्ट्रक्टर आदि। आइए डेटा कम्युनिकेशन कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। डेटा कम्युनिकेशन कंसेप्ट को समझने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि डेटा ट्रांसमिशन की गति क्या है। गति से मतलब ये है कि एक निश्चित समय में डेटा एक जगह से दूसरी जगह किस दर से पहुंच रही है, यानी कितना डेटा संचित हो रहा है प्रति सेकंड, उसे हम लोग बैंड विड्थ से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से डेटा ट्रांसमिशन होने में उसकी गति निर्भर होती है। और संचार माध्यम में हम लोगों ने लाइन के बारे में पढ़ा। इससे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में जान सकते हैं कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाने के लिए जो डेटा ट्रांसमिशन लाइन होती है उसे हम लोग वो उसके गति पर निर्भर करती है, और गति हम लोग बैंड विड्थ की दर्शाते हैं, और उसकी जो इकाई होती है वो बॉड होती है। बॉड क्या होती है? कम्युनिकेशन दर या ट्रांसफ़र की दर होती है। प्रति सेकंड संचरित होने वाले बिटों की संख्या, बिट के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके हैं। बाइनरी डिजिट का एक बिट, एक इकाई बिट कहलाता है। इस प्रकार से हम बॉड के बारे में जान सकते हैं कि बॉड इकाई जो होती है वो क्या होता है? कम्युनिकेशन दर अथवा डेटा ट्रांसफ़र की दर बिट्स पर सेकंड से मापी जाती है, अर्थात प्रति सेकंड संचरित होने वाली डेटा बिटों की संख्या उस संचार लाइन की संचरण दर अथवा कम्युनिकेशन रेट होती है। इस इकाई को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, एक बॉड बराबर 1 बिट पर सेकेंड। ट्रांसमिशन लाइन की गति के आधार पर हम लोग इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जिसकी गति कम होती है उसे नैरो बैंड कहते हैं, और जिसकी सबसे तेज़ होती है उसे विस्तृत बैंड कहते हैं। और ध्वनि संचरण या टेलीफोन लाइन के लिए हम लोग वॉइस बैंड की लिए करते हैं, जिसकी गति 9600 बिट्स पर सेकेंड होती है और विस्तृत की 10 लाख बिट्स पर सेकेंड होती है। आइए नैरो बैंड के बारे में। नैरो बैंड लाइन, नैरो का अर्थ है संकीर्ण अथवा पतली। इसकी ट्रांसमिशन गति बहुत कम होती है, 45 से
300 बिट्स पर सेकेंड। इनका प्रयोग धीमी गति से डेटा ग्रहण करने वाली अथवा कम मात्रा में डेटा प्रसारित करने वाली युक्तियों के साथ किया जाता है। वॉइस बैंड लाइन दूसरा, इसका प्रयोग मुख्यतः सामान्य टेलीफोन ध्वनि संचरण के लिए किया जाता है, इसलिए इन्हें वॉइस बैंड लाइन कहा जाता है। ये 9600 बिट्स पर सेकेंड की दर से डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है। तीसरा, विस्तृत बैंड लाइन, इन्हें ब्रॉडबैंड लाइन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग अत्यधिक तेज गति से डेटा प्रसारित करने वाली शक्तिशाली कंप्यूटर के साथ किया जाता है। डेटा प्रसारण की दर 10 लाख या इससे भी अधिक हो सकती है। अभी तक हम लोग डेटा संचरण की गति के आधार पर संचार हम लोग पढ़ते थे। अब डेटा संचरण के प्रकार को दिशा के आधार पर पढ़ें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ ड्यूप्लेक्स और फुल ड्यूप्लेक्स। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि संचार एक ही दिशा में होता है। जैसे हम लोग टेलीविज़न देखते हैं, सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, लेकिन टेलीविज़न को अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो ये जो दिशा का संचार है एक ही दिशा में, वो हो गया सिंप्लेक्स। दूसरा है हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स में संचार एक जगह से दूसरी जगह दोनों तरफ होता है, लेकिन एक समय में एक ही होता है। जैसे हम लोग वॉकी टॉकी में बात करते हैं तो एक जब बात ख़त्म करता है तभी दूसरी अपनी बात को शुरू करता है। तीसरा है हमारा फुल ड्यूप्लेक्स, जिसमें कि संचार दोनों दिशाओं में होता है, पर एक समय में दोनों दिशाओं में हो सकता है। जैसे हम लोग रेलवे लाइन में डबल लाइन देखते हैं, जिसमें ट्रेन आती भी है और जाती भी है। आइए हम इसे चित्र के माध्यम से भी देख लेते हैं। सिंप्लेक्स में सेंडर से रिसीवर तक संचार होता है, पर रिसीवर से कोई भी डेटा हम लोग रिसीव तो कर लेते हैं, लेकिन रिसीवर की तरफ से कोई डेटा सेंड नहीं कर सकते। हाफ ड्यूप्लेक्स में दोनों तरफ हो सकता है, पर एक समय में एक ही तरफ का संचार संभव है। फुल ड्यूप्लेक्स में हम लोग देखें तो रिसीवर रिसीव भी करता रहता है और ठीक करता है। डबल लाइन में ट्रेन आती भी है और जाती भी है। अभी तक हम लोग डेटा ट्रांसमिशन की गति के आधार पे और दिशा के आधार पे पढ़ा था। अब आइए इसके तरीके बताते हैं। ये कितने तरीके के ट्रांसमिशन होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस में सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई वार्तालाप नहीं होता, कोई जानकारी नहीं होती कि सेंडर कब कौन सा पैकेट भेजने वाला है। और एसिंक्रोनस में जो भी पैकेट भेजा जाता है वो एक कैरेक्टर के रूप में भेजा जाता है, और एक कैरेक्टर 8 बिट का होता है। उसके आगे और पीछे एक एक स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट होता है। इस तरह से एक कैरेक्टर भेजने के लिए हम लोग को 10 बिट का ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह करना होता है। इस तरह से जब उसे जानकारी नहीं होती है और एक कैरेक्टर पूरा चला जाने के बाद दूसरा कैरेक्टर भेजने के बीच में इसमें खाली स्थान होता है। दूसरा आता है सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में सेंडर और रिसीवर के बीच में पूरी जानकारी होती है, वार्तालाप हो करके फिर सेंडर रिसीवर को अपने पैकेट को रिसीव कराता है। इसमें कोई स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट नहीं होती है। इसमें एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो इस प्रकार से इनके बीच में जो भी तकनीक इस्तेमाल होती है उसे हम लोग क्लॉक तकनीक कहते हैं। आइए अब इसको हम लोग देख लेते हैं। एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन विधि उन संचार लाइनों के लिए उपयुक्त है जिनकी लंबाई, जिनके बीच में दूरियां कम होती है। कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इस विधि में सबसे बड़ी कमी ये होती है कि इस ट्रांसमिशन में बहुत अधिक समय लगता है। कैरेक्टर के बीच में जो भी समय होता है उस समय के बीच खाली रहता है, और इसके अतिरिक्त रिसीवर को डेटा ट्रांसमिशन के बारे में कोई पूर्व जानकारी नहीं हो पाती है। इस प्रकार से इस चित्र के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 8 बिट का कैरेक्टर है और इसमें एक स्टार्ट बिट लगी हुई और एक स्टॉप बिट लगी हुई है, और दोनों के बीच में जो गैपिंग है उसका कोई समय अंतराल निश्चित नहीं है, वो अनिश्चितकालीन तक गैपिंग भी हो सकती है। दूसरा है
सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। इस विधि में काफ़ी मात्रा में डेटा एक साथ प्रसारित किया जाता है। सिंक्रोनस विधि में सेंडर और रिसीवर के बीच एक लिंक स्थापित होने के बाद ट्रांसमिशन के लिए स्टार्ट और स्टॉप बिट के स्थान पर क्लॉक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसमिशन और रिसीवर दोनों के अपने अपने क्लॉक सिस्टम होते हैं और ट्रांसमिशन में एक दूसरे को सिंक्रोनाइज करने में चले जाते हैं, जिसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि एसिंक्रोनस में, जैसे मान लीजिए गेम है हम लोगों का क्रिकेट, तो उसमें फील्डर को कोई जानकारी नहीं होती है बैटिंग करते समय बैट्समैन किस तरफ बॉल को फेंकेगा और हमें किस तरफ फील्ड करना है, तो वो समझ लीजिए आपका एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। और उसी गेम में हम लोग बॉलिंग और विकेट कीपर के बीच में अगर हम लोग देखें तो पूरा तालमेल पता होता है कि बॉलिंग किस तरह की जाएगी, कब गुगली फेंकेंगे, कब स्पिनिंग करेंगे, कब ऑफ वाइड बॉलिंग करेंगे, उसके अनुसार विकेट कीपर अपना कैचिंग के पोजीशन में स्टार्ट होता है, खड़ा रहता है। तो इस तरह का जो ट्रांसमिशन होता है आपस में, वो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन होता है। इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग सिग्नल ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस पार्ट में समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट्स और लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।